नमस्कार, इन्फोकस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 7वीं जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक और इसमें हम देख रहे हैं 6th यूनिट को, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। और इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वह था भूमध्य सागरीय वनस्पति। फिलहाल उसको हमने देख लिया था। उसमें हमने बताया प्रमुख पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं। साथ में हमने देखा कि ये जो पेड़ और जानवर प्रमुख पाए जाते हैं वह किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे शंकुधारी वन के बारे में। एनसीईआरटी हमें क्या बताता है शंकुधारी वन के बारे में, उसको हम देखेंगे और साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है यहाँ से। तो देखिए हमें क्या बताता है एनसीईआरटी। शंकुधारी वन क्या है, तो कहता है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें तैगा भी कहा जाता है, या कहें 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के मध्य जो वन पाए जाएंगे हम कहेंगे उनको शंकुधारी वन। तो देखिए कैसे समझाता है एनसीईआरटी की जो कह रहा है। हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में यानी आप भूमध्य या विषुवत से ऊपर की तरफ चलेंगे उत्तरी गोलार्ध हमें मिलेगा। और कह रहा है कि 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य जो पाए जाएंगे उनके बारे में कह रहा है, यानी इस क्षेत्र के बारे में कह रहा है 50 से 70 के मध्य के बीच में। तो इस क्षेत्र में जो पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, शंकुधारी वन। क्लियर पॉइंट। अब इसी में कहता है कि ये जो शंकुधारी वन है इनको हम टैगा नाम से भी जानते हैं, कहें टैगा वन के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। टैगा का मतलब क्या होता है, तो रूसी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, टैगा को शुद्ध या अनछुआ। क्या कहा जाता है, शुद्ध या अनछुआ। इसमें हम आगे देख लेते हैं। ये वन जो है अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को जो हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, तो उसमें एक स्टोरी के साथ स्टार्ट किया था। तो उसमें जो नायिका थी उसका नाम लेकर यहाँ पे बताते हुए चल रहा है कि सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। क्या देखा था, ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते थे। यानी इस शंकुधारी वन को ही उस सलीमा ने, उस नायिका ने हिमालय के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में देखा था। और इसमें कह रहा है कि ये जो लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं वह क्या होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं। शंकुधारी वन यानी वह किस प्रकार के वन हो सकते हैं, लंबे होते हैं, साथ में उसने कह रहा है कि नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष भी होते हैं, वो जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम भी आ जाते हैं। ये किस काम आते हैं, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं। यानी अखबार जिसका बनता है वह किसका होता है, शंकुधारी वन का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अखबार के लिए कौन से वृक्ष का प्रयोग किया जाएगा तो आप बताएंगे शंकुधारी वृक्ष का। तो इसमें देखते हैं कि रूसी भाषा में टैगा को हम क्या कह सकते हैं, शुद्ध या अनछुआ। इसमें आगे कहता है कि नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए भी किया जाता है। साथ में हम देखते हैं कि बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। किस लिए, माचिस के डिब्बे जो पैकिंग होते हैं उसके लिए, साथ में बक्से बनाने के लिए जो लकड़ी के बक्से बनते हैं उसके लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। इन वनों के मुख्य पेड़ कौन से हैं, तो चीन, देवदार, इस प्रकार के जो वन होते हैं या पेड़ होते हैं इन वनों में वह कहलाएंगे शंकुधारी वन। यहाँ सामान्यतः जो है किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं वह भी बता रहा है। वह बता रहा है कि रजत लोमड़ी, फिर मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहीं पे देखें कि घास स्थल के बारे में अब बताता है, यानी जो वनस्पति एवं वन्यजीव के जो दूसरे चरण हैं या दूसरे प्रकार हैं वह कौन सा है, घास स्थल। अब उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। तो हमने देखा था जो वन है वहाँ पर वर्षा किस तरह का होता है, तो पूर्णतः वर्षा होता है, यानी अधिक वर्षा होता है या कहें अत्यधिक वर्षा होता है। और इसी में हम बात करें घास स्थल वाली में, तो घास स्थल वाली में देखते हैं कि मध्यम वर्षा होता है। अब इसमें कह रहा है सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में बताएगा। तो ये क्या कहता है कि ये वन जो है वो, या कहें ये वन स्थल जो हैं उसमें हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। ये जो वन होते हैं वह कहाँ स्थित हो जाते हैं या कहाँ उग जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। कहाँ फैले हैं, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ देख सकते हैं कि घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर। यहाँ पे जो घास की ऊंचाई है वह कितनी है, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। यानी यहाँ जो घास होती है वह 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई को बढ़ा सकती है या कहें बढ़ सकती है। अफ्रीका के जैसे सवाना घास स्थल है, यह पॉइंट करिए।
यह जो अफ्रीका का सवाना घास स्थल है इस प्रकार का स्थल है, यानी उष्णकटिबंधीय घास स्थल के रूप में हम देख सकते हैं। किसको? अफ्रीका का सवाना घास स्थल। अभी हम घास स्थल के जो विभिन्न नाम है विभिन्न स्थलों पे या कहें विभिन्न क्षेत्रों में, उनके नाम भी हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ में हम देखते हैं कि सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जिब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। यानी हमें उष्णकटिबंधीय घास स्थल में किस प्रकार के जानवर देखने को मिले? तो हाथी, जिब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ, इस प्रकार के हमें जानवर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करेंगे शीतोष्ण घास स्थल। अब शीतोष्ण घास स्थल को क्या हम कह सकते हैं? तो ये जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की जो घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है, और छोटी एवं पौष्टिक होने की वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पे बाइसन, भैंस, एंटीलोप जैसे जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ के जो शीतोष्ण प्रदेशों में जो सामान्यतः जानवर देखने को मिलते हैं वह किस प्रकार के हैं? तो जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप जैसे जानवर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है उसमें किस प्रकार के विभिन्न स्थलों में या कहे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से हम जानते हैं। किसको? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को। तो देखिए, जैसे हम कह सकते उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हम देखें तो पूर्वी अफ्रीका में हम देखते हैं तो इसको हम सवाना नाम से जानते हैं, और यही हम देखें कि ब्राज़ील में इसको कंपोस नाम से जानते हैं, और वेनेजुएला में लानोस नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस। यहीं पे हम देखें शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में हम देखें तो इसमें हमें क्या दिखाई देता है? तो दिखाई देता है अर्जेंटीना में हम इसे पंपास या कहें पैम्पास के नाम से जानते हैं, उत्तरी अमेरिका में पेयरी के नाम से जानते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है, मध्य एशिया में स्टेपी के नाम से जाना जाता है, और साथ में हम देखें ऑस्ट्रेलिया में डान नाम से हम जानते हैं। हमने क्या देखा? ये जो विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो कौन कौन नामों से किन स्थानों में जाना जाता है? तो आप देखेंगे पूर्वी अफ्रीका में सवाना नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में कंपोस नाम से जाना जाता है, साथ में वेनेजुएला में हम देखें तो लानोस नाम से जाना जाता है। यहीं पर हम देखें शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में तो हम देख सकते हैं कि अर्जेंटीना में पैम्पास नाम से जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी नाम से जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका में जो है वेल्ड नाम से जाना जाता है, मध्य एशिया में स्टेपी नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में डान नाम से जाना जाता है। इनको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न हमेशा घुमावदार बन सकते हैं। घुमावदार कैसे? अगर ऑप्शन में रख दिया दक्षिण अफ्रीका में प्रेयरी पाया जाता है और उत्तरी अमेरिका में वेल्ड पाया जाता है, कथन में आपसे कथन और कारक के रूप में पूछे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और फिलहाल अब देखते हैं हम कटीली झाड़ियाँ क्या है। तो उसमें कहता है एनसीईआरटी के शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाने वाली जो घास पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको हम कटीली झाड़ियों के रूप में देखते हैं, और साथ में कहता है कि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। आप हमेशा भी देखेंगे कि जो रेगिस्तान होते हैं उष्णकटिबंधीय वह हमेशा किसी भी देश के पश्चिम भाग में हमें देखने को मिल जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ की जो वनस्पति हमें कम देखने को मिलती हैं, न के बराबर देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं वनस्पतियाँ। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे किस प्रकार के जो झाड़ियाँ हैं वह किस प्रकार की हैं? तो काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। ये जो है अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पति है वह किस प्रकार की होती है, तो आप नाम बता सकते हैं। जो काई होती है, लाइकेन होती है, तो इस प्रकार के जो वनस्पति हैं ये ग्रीष्म ऋतु में जो कम ग्रीष्म ऋतु के दौरान यह विकसित होती हैं, और साथ में इस प्रदेश को हम कह सकते हैं टुंड्रा प्रदेश या फिर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के रूप में हम देख सकते हैं। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। जो ये वनस्पतियां हैं कहाँ पाई जाती हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के ध्रुवीय प्रदेशों में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू प्लस ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी भी देखने को मिल जाती है। यहाँ के जो जानवर होंगे उनकी खाल जो है वह मोटी होती है। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।